रात का समय था और शहर की सड़कों पर हल्की हल्की ठंडक घुल चुकी थी। आसमान में चांद अधूरा ही निकला हुआ था और उसकी फीकी रोशनी सड़कों पर बिखरी हुई थी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थीं और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक काली रंग की कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस कार के अंदर बैठा हुआ था आरव, लगभग 25 साल का एक समझदार और शांत स्वभाव का लड़का, जिसकी आंखों में हमेशा एक गंभीरता और जिम्मेदारी साफ झलकती थी। आरव शहर के एक बड़े इलाके में स्थित अपने आलीशान मकान में रहता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और वो बचपन से ही अकेलेपन में पला बढ़ा था। हालांकि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन हमेशा बना रहता था। उसके साथ उस घर में केवल उसका एक दोस्त रहता था, जिसका नाम रक्षित था। रक्षित स्वभाव से बिल्कुल अलग था। वो मस्ती करने वाला, बेफिक्र और जिंदगी को अपने हिसाब से जीने वाला लड़का था। आरव की शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक होलसेल दुकान थी, जिसे वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से चलाता था। उस दुकान से उसे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था और उसकी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। उस दिन भी वो देर रात तक दुकान पर काम करने के बाद अपने घर लौट रहा था। घड़ी में लगभग 10:30 बज चुके थे और वो अपनी कार को धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चला रहा था। रास्ते में एक पुराना पुल पड़ता था, जिसके नीचे का इलाका शहर में बदनाम माना जाता था। वहां अक्सर कुछ ऐसी महिलाएं खड़ी रहती थीं जो पैसों के लिए गलत काम करने को मजबूर होती थीं। आरव को इस जगह के बारे में पहले से पता था, क्योंकि उसका दोस्त रक्षित कई बार उसे इस बारे में बता चुका था और उसे भी वहां से किसी लड़की को लाने के लिए कह चुका था। लेकिन हर बार आरव ने साफ मना कर दिया था। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उस रात भी जब उसकी कार उस पुल के नीचे से गुजरने लगी तो उसकी नजर अनायास ही सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लड़की ने आधुनिक कपड़े पहन रखे थे और उसने हल्का फुल्का मेकअप भी किया हुआ था, जिससे वो देखने में आकर्षक लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वो बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग लग रही थी। जैसे ही कार की हेडलाइट उसकी तरफ पड़ी, वो थोड़ा सा घबरा गई और अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। आरव ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर अपनी कार आगे बढ़ा दी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके मन में उस लड़की का चेहरा घूमने लगा। उसकी उदासी और डर भरी आंखें आरव के दिल को छू गई थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो लड़की वहां अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी मजबूरी में खड़ी है। ये सोचकर आरव का मन बेचैन हो गया। उसने अचानक अपनी कार को धीमा किया और फिर कुछ सोचकर गाड़ी को पीछे मोड़ लिया। कुछ ही पलों में उसकी कार फिर से उसी जगह आकर रुक गई जहां वो लड़की खड़ी थी। कार रुकते ही लड़की और ज्यादा घबरा गई और एक कदम पीछे हट गई। आरव ने कार का शीशा नीचे किया और धीरे से पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? लड़की ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और होंठ जैसे शब्दों का साथ छोड़ चुके थे। तभी अचानक वहां एक और महिला आ गई, जो शायद उम्र में उस लड़की से थोड़ी बड़ी थी। उसने आते ही मुस्कुराते हुए कहा, साहब, इसे ले जाना है क्या? आरव ने उसकी तरफ देखा और थोड़े सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? वो महिला तुरंत बोली, साहब, इसका आज पहला दिन है, इसलिए मैं इसके साथ खड़ी हूँ। आप चाहो तो इसे अपने साथ ले जा सकते हो। आरव कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने पूछा, कितने पैसे? महिला ने बिना देर किए जवाब दिया, 20,000 रुपए, 10,000 अभी और 10,000 बाद में। ये सुनकर आरव थोड़ी देर सोच में पड़ गया। वो ऐसा करने वाला इंसान नहीं था, लेकिन उस लड़की की हालत देखकर उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाले और लड़की की तरफ बढ़ाए, लेकिन महिला ने तुरंत पैसे अपने हाथ में ले लिए और बोली, साहब, पैसे मेरे पास रहेंगे, आप इसे ले जाओ, अच्छे से रखना, इसका पहला दिन है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इसे होटल नहीं ले जाऊंगा, अपने घर ले जाऊंगा। ये सुनकर महिला थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर आरव ने कहा, अगर ये मुझे पसंद आई तो मैं इसका रेगुलर कस्टमर बन जाऊंगा। ये सुनते ही महिला मान गई और उसने लड़की को उसके साथ जाने की इजाजत दे दी। लड़की धीरे धीरे डरते हुए कार में बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो लगातार नीचे देख रही थी। आरव ने कार स्टार्ट की और धीरे धीरे वहां से निकल गया। रास्ते भर उसने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी खामोशी ही उसकी हालत बयां कर रही थी। कुछ देर बाद आरव ने कहा, डरो मत, पहले घर चलते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। लड़की ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोली। कुछ ही देर में कार एक बड़े और खूबसूरत बंगले के सामने जाकर रुकी। जब लड़की ने उस घर को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। शायद उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा और शानदार घर कभी नहीं देखा था। आरव कार से उतरा और उसे भी उतरने का इशारा किया। लड़की धीरे धीरे कार से बाहर आई और उस घर को देखती रह गई। उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। वो सोच रही थी कि अगर वो इस आदमी को खुश कर दे तो शायद उसे बार बार इस जगह आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरव उसे लेकर घर के अंदर गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने आया रक्षित। जैसे ही उसने आरव के साथ उस लड़की को देखा, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने हंसते हुए पूछा, भाई, कितने में लेकर आया है? आरव ने धीमे से कहा, 20,000 रुपए। ये सुनकर रक्षित खुश हो गया और बोला, ठीक है,
पहले तू फिर मेरा नंबर। ये सुनकर आरव ने उसे घूरा और बिना कुछ कहे लड़की को लेकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर लड़की घबराई हुई खड़ी हो गई और धीरे से बोली, साहब जो करना है जल्दी कर लीजिए, मुझे वापस भी जाना है। ये सुनकर आरव ने उसे देखा और कहा, जल्दी किस बात की, पूरी रात के लिए लाया हूं तुम्हें, पहले बैठो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। कमरे के बाहर आते ही आरव ने गहरी सांस ली, जैसे उसके मन में चल रही उथल पुथल को वो जैसे भी थोड़ी देर के लिए शांत करना चाहता हो। रक्षित किचन में पहले से ही खड़ा मुस्कुरा रहा था और चाय बनाते हुए बार बार आरव की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी शरारत थी जो हर बार किसी नई लड़की को देखकर आ जाया करती थी। उसने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, भाई आज तो तू भी लाइन में आ गया, मैंने पहले ही कहा था कि एक दिन तू भी मानेगा। लेकिन इस बार आरव के चेहरे पर वैसी कोई मुस्कान नहीं थी। वो गंभीर था, जैसे उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, रक्षित बात वैसी नहीं है जैसी तू सोच रहा है। रक्षित हंस पड़ा और बोला, अरे छोड़ ना, सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है। पहली बार हर कोई यही कहता है कि वो मजबूर है, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं इतने समय से देख रहा हूं, मुझे सब पता है। आरव ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके मन में जो चल रहा था वो शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। उसे उस लड़की की आंखों में सच्चाई नजर आई थी और वो सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। इतने में चाय तैयार हो गई। आरव ने 2 कप चाय उठाई और बिना कुछ कहे अपने उस कमरे की तरफ चल दिया जहां वो लड़की थी। रक्षित पीछे से हंसते हुए बोला, जल्दी खत्म कर लेना, फिर मुझे भी मौका देना। लेकिन इस बार आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर आते ही उसने देखा कि लड़की एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे खुद को जितना छोटा कर सके उतना छोटा करने की कोशिश कर रही हो। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और नजरें नीची झुकी हुई थी। आरव ने उसके सामने चाय का कप रखा और कहा, लो चाय पी लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा, फिर चाय के कप की तरफ, और बिना कुछ बोले उसे अपने हाथ में ले लिया। उसके हाथों की कंपकपी साफ महसूस हो रही थी। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर लड़की ने धीरे से कहा, साहब आप जल्दी कर लीजिए, मुझे जाना है। उसकी आवाज में डर और जल्दबाजी दोनों साफ झलक रहे थे। ये सुनकर आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी किस बात की है, मैंने पूरी रात के पैसे दिए हैं, बैठो आराम से। ये सुनकर लड़की थोड़ी असहज हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आरव उसके सामने बैठ गया और कुछ पल तक उसे ध्यान से देखता रहा। फिर उसने शांत स्वर में पूछा, एक बात बताओ, तुम ये काम अपनी मर्जी से कर रही हो या किसी मजबूरी में? ये सवाल सुनते ही लड़की जैसे चौंक गई। उसने तुरंत नजरें फेर लीं और थोड़ी तेज आवाज में बोली, आपको इन सब बातों से क्या मतलब? आपको जो काम करना है वो कीजिए, बेवजह सवाल क्यों कर रहे हैं? उसकी बातों में हल्की सी झुंझलाहट थी, लेकिन उसके पीछे छुपा डर साफ महसूस हो रहा था। आरव ने बहुत ही शांत और नरम आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना है। मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम वहां क्यों खड़ी थी। तुम्हें देखकर लगा कि तुम खुश नहीं हो, जैसे कोई तुम्हें मजबूर कर रहा हो। ये सुनते ही लड़की की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने जल्दी से अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि उसके आंसू आरव को दिखाई ना दे। लेकिन आरव समझ चुका था कि बात कुछ तो छुपा रही है ये लड़की। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर लड़की ने धीमी आवाज में कहा, साहब प्लीज ये सब मत पूछिए, मुझे जाने दीजिए, मैं कहीं और चली जाऊंगी। ये सुनकर आरव ने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए थे वो मैं दे देता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करूंगा। लड़की ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। उसने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब, ये पैसे भी नहीं चाहिए, आप अपने पास रख लीजिए। अब आरव पूरी तरह से समझ चुका था कि ये लड़की प्रोफेशनल नहीं है। उसने थोड़ा और करीब आकर कहा, देखो, अगर तुम मुझे सच बताओगी तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूं। ये सुनते ही लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रुलाई में इतना दर्द था कि उसे सुनकर कोई भी इंसान पिघल जाए। आरव ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, रो मत, आराम से बताओ क्या बात है। कुछ देर बाद जब लड़की थोड़ी शांत हुई तो उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मेरा नाम सिया है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रही, मैं मजबूर हूं। ये कहते ही उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आरव चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। सिया ने अपनी कहानी आगे बताते हुए कहा, हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे पापा पहले मजदूरी करते थे, लेकिन अब उन्हें शराब की बुरी आदत लग गई है। वो घर का कोई खर्चा नहीं उठाते, कई कई दिन घर नहीं आते। घर में मैं, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन है। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन कुछ समय पहले वो बहुत बीमार हो गई। अब वो अस्पताल में भर्ती है। ये कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई।
डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई और रोने लगी। हमारे पास पैसे नहीं है साहब, खाने तक के पैसे नहीं है, इलाज कैसे कराते। आरव का दिल ये सब सुनकर भारी हो गया। सिया आगे बोली, हमारे पड़ोस में एक औरत रहती है, उसने ही मुझे इस रास्ते के बारे में बताया। पहले मैंने मना कर दिया, लेकिन जब माँ की हालत और खराब हो गई तो मैं मजबूर हो गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। आरव की आंखों में भी अब गंभीरता के साथ साथ एक दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ गया था कि सिया सच बोल रही है। उसके आंसू नकली नहीं थे, उसकी मजबूरी थी तभी ये कदम उठाई है। कुछ देर तक वो कुछ सोचता रहा, फिर अचानक उठा और बाहर चला गया। बाहर आकर उसने रक्षित को सारी बात बताई। रक्षित पहले तो यकीन नहीं कर पाया, लेकिन जब उसने आरव के चेहरे की गंभीरता देखी तो वो भी थोड़ा सोच में पड़ गया। आरव ने कहा, मुझे इसकी मदद करनी है, चाहे जो भी हो। रक्षित ने इस बार उसका साथ देते हुए कहा, अगर सच में ऐसा है तो हमें कुछ करना चाहिए। आरव ने बिना देर किए अपने फोन से खाना ऑर्डर किया और फिर कमरे में वापस चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि सिया चुपचाप बैठी हुई थी। उसने कहा, मैंने खाना मंगाया है, पहले खाना खाओ। सिया ने मना किया, लेकिन आरव के कहने पर वो मान गई। खाना खाते समय भी उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी सी राहत दिखाई दे रही थी। आरव उसे देख रहा था और मन ही मन कुछ तय कर चुका था। खाना खत्म होने के बाद कमरे में एक बार फिर हल्की सी खामोशी छा गई थी, लेकिन अब वो खामोशी पहले जैसी डर और घबराहट से भरी नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी राहत घुल चुकी थी। सिया के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके मन का बोझ जैसे थोड़ा हल्का हो गया था। उसने शायद पहली बार महसूस किया था कि कोई उसे केवल एक जरूरत की चीज नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह समझ रहा है, और ऐसा लोग इस दुनिया में बहुत कम ही होते हैं। दूसरी तरफ आरव के मन में अब एक ही बात चल रही थी कि किसी भी हालत में उसे इस लड़की की मदद करनी है, चाहे इसके लिए उसे जो भी करना पड़े। वो कुछ पल तक चुपचाप बैठा रहा और फिर अचानक जैसे कोई फैसला लेके खड़ा हो गया। उसने अपनी अलमारी खोली और अंदर से एक बैग निकाला। उस बैग में से उसने पैसे के गड्डी निकाले और बिना कुछ बोले सिया के सामने रख दिए। सिया ने जब उन पैसों को देखा तो वो एक पल के लिए घबरा गई। उसने तुरंत कहा, साहब ये क्या है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती। उसकी आवाज में हिचकिचाहट और आत्मसम्मान दोनों झलक रहे थे, लेकिन आरव ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी माँ के इलाज के लिए है, और इसमें तुम्हें किसी तरह का एहसान समझने की जरूरत नहीं है। सिया ने फिर भी सिर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, आप पहले ही मेरे साथ बहुत अच्छा कर चुके हैं, बस मुझे जाने दीजिए। उसकी बात सुनकर आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम इसे एहसान समझ रही हो, गलत समझ रही हो, खैर छोड़ो, अब इसे उधार समझ कर रख लो, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तब लौटा देना। ये सुनकर सिया चुप हो गई। उसके पास अब मना करने का कोई कारण नहीं बचा था। आरव ने आगे कहा, अब हम दोनों अभी अस्पताल चलेंगे, तुम्हारी माँ को देखते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। ये सुनते ही सिया एकदम से चौंक गई। उसने घबराकर कहा, अभी नहीं साहब, इतनी रात को। लेकिन आरव ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और कहा, जब तक मैं खुद सब कुछ देख नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। कुछ ही देर में दोनों घर से बाहर निकले। रक्षित भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। तीनों कार में बैठे और अस्पताल की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर सिया चुप रही, लेकिन उसके मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। करीब आधे घंटे बाद कार एक बड़े अस्पताल के सामने जाकर रुकी। अस्पताल की सफेद रोशनी और चारों तरफ फैली गंभीरता माहौल को और भी भारी बना रही थी। सिया तेजी से अंदर गई और आरव और रक्षित उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही पलों में वे उस वार्ड के सामने पहुंच गए जहां सिया की मां भर्ती थी। सिया ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गई। उसकी मां बिस्तर पर लेटी हुई थी, बहुत कमजोर और थकी हुई। उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। जैसे ही उन्होंने सिया को देखा, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सिया तुरंत उनके पास जाकर बैठ गई और उनका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। आरव और रक्षित थोड़ी दूरी पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। कुछ देर बाद आरव डॉक्टर से मिलने चला गया। डॉक्टर ने बताया कि हालत गंभीर है और जल्दी ऑपरेशन करना जरूरी है, जिसके लिए काफी पैसे लगेंगे। ये सुनकर आरव ने बिना एक पल सोचे कहा, डॉक्टर साहब, जितने भी पैसे लगेंगे आप मुझे बता दीजिए, इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर सिर हिलाकर हामी भर दी। आरव ने अपना नंबर डॉक्टर को दिया और कहा कि किसी भी जरूरत पर तुरंत उसे संपर्क करे।
ये सब देखकर रक्षित भी अब पूरी तरह से समझ चुका था कि आरव जो कर रहा है वो सही कर रहा है। कुछ देर बाद आरव वापस सिया के पास आया और कहा, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ का इलाज अच्छे से होगा। ये सुनते ही सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके साथ नहीं दे रहे थे। क्या कहे? उस रात के बाद जैसे सिया की जिंदगी बदलने लगी थी। अगले दिन आरव फिर अस्पताल गया और हर जरूरी व्यवस्था की। कुछ ही दिनों में सिया की माँ की हालत में सुधार आने लगा। इस बीच आरव ने सिया के घर के बारे में भी जाना। वो एक छोटी सी झुग्गी में रहता था, जहां मुश्किल से रहने की जगह थी। ये देखकर आरव ने एक और फैसला लिया। उसने सिया से कहा, तुम लोग मेरे घर में आकर रहो, वहां जगह भी है और तुम लोग आराम से रह पाओगे। सिया ने तुरंत मना कर दिया, साहब, आप पहले ही बहुत मदद कर चुके हैं, अब आपके घर में रहकर आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूं। लेकिन आरव ने उसे समझाया, इसे एहसान या बोझ मत समझो, तुम मेरे घर का काम कर देना, उसी के बदले में रह लेना। काफी समझाने के बाद सिया मान गई। कुछ ही दिनों में वो अपनी छोटी बहन और मां के साथ आरव के घर में शिफ्ट हो गई। शुरुआत में सब कुछ नया और अजीब था, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। अब सिया घर के काम संभालने लगी और अपनी मां का भी ख्याल रखती थी। समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और उस घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो घर पहले केवल दीवारों और सन्नाटे से भरा हुआ था, अब वहीं हंसी, अपनापन और रिश्तों की गर्माहट महसूस होने लगी थी। सिया की मां अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी और उनका इलाज भी लगभग पूरा हो चुका था। घर के हर कोने में अब एक नई जिंदगी बस चुकी थी। सिया अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ घर का ख्याल रखती थी, अपनी मां की सेवा करती थी और अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का भी ध्यान रखती थी। आरव दूर से ये सब देखता और मन ही मन खुश होता कि उसने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो धीरे धीरे बदल रही थी, और वो थी आरव और सिया के बीच का रिश्ता। शुरुआत में जहां दोनों के बीच केवल एक एहसान और जिम्मेदारी का रिश्ता था, वहीं अब वो रिश्ता धीरे धीरे भावनाओं में बदल रहा था। दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगे थे। सिया को कब क्या पसंद है, उसे किस चीज से खुशी मिलती है, ये सब आरव समझने लगा था। और सिया भी अब आरव के हर काम में उसका साथ देने लगी थी। वो उसकी जरूरतों को बिना कहे समझने लगी थी। एक शाम का वक्त था जब हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सूरज ढल रहा था। सिया छत पर खड़ी कपड़े सुखा रही थी और आरव नीचे से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे अब ये घर पूरा लगने लगा था, जैसे उसकी जिंदगी की अधूरी कहानी को अब एक सही मोड़ मिल गया हो। लेकिन फिर भी उसके मन में एक डर था, समाज का डर, लोगों की बातें, और सबसे बड़ा डर कि कहीं सिया उसके इस फैसले को गलत ना समझ ले। उसी रात जब सब लोग खाना खा रहे थे तो माहौल बहुत शांत था। अचानक आरव ने हिम्मत जुटाई और सिया की मां की तरफ देखते हुए कहा, मां जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। उसकी आवाज में हल्की सी झिझक थी। सिया की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, कहो क्या बात है। ये सुनकर आरव कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो, और फिर धीरे से बोला, अगर आप बुरा ना माने तो मैं सिया से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया के हाथ वहीं रुक गए। उसकी छोटी बहन हैरानी से आरव को देखने लगी और सिया की माँ के चेहरे पर एक साथ कई भाव आ गए, हैरानी, खुशी और थोड़ा सा संकोच। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सिया की माँ ने धीरे से कहा, बेटा तू ये क्या कह रहा है, लोग क्या कहेंगे। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। आरव ने बिना घबराए कहा, माँ जी, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं सिया को पसंद करने लगा हूं और मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। मैं उसे खुश रख सकता हूं और उसके परिवार को भी अपना परिवार मानता हूं। उसकी बातों में सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू रही थी। सिया अब भी चुप बैठी थी, उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। उसके मन में एक तूफान चल रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। वो खुद को इस लायक नहीं समझती थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपके लायक नहीं हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। यह सुनकर आरव ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहो सिया, इंसान की कीमत उसके अतीत से नहीं, उसके दिल से होती है, और मैं तुम्हारे दिल को जानता हूं। यह सुनते ही सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके वर्तमान और उसके सच्चे रूप से देख रहा है। सिया की मां ने भी कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर तू सच में सिया को खुश रख सकता है और उसे अपनाना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनते ही माहौल में एक नई उम्मीद जाग उठी। सिया ने धीरे से अपनी मां की तरफ देखा और फिर आरव की तरफ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी जो उसकी सहमति का इशारा दे रही थी। कुछ ही दिनों में घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं।
सब कुछ बहुत सादगी से लेकिन दिल से किया जा रहा था। रक्षित भी अब पूरी तरह से बदल चुका था और वो भी इस खुशी में शामिल था। वो हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। अगले दिन आरव और सिया ने हिंदू रीति रिवाज से शादी किया, लेकिन एक बात अभी भी बाकी थी, सिया के पिता। आरव ने उनके बारे में पूछा तो सिया ने बताया कि वो शराब के आदी हैं और अक्सर सड़कों पर पड़े रहते हैं। ये सुनकर आरव ने फैसला किया कि वो उन्हें भी इस हालत से बाहर निकालेगा। उसने उन्हें ढूंढा और एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया। कुछ समय बाद जब वे ठीक हो गए तो उन्हें भी अपने घर ले आया। जब सिया के पिता को ये सब पता चला, अपनी बेटी की मजबूरी, उसकी हालत और आरव का साथ, तो वो खुद को संभाल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने सिया को गले लगाकर माफी मांगी। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने बहुत गलत किया। अगर मैं सही होता तो तुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। आरव ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। आज से आप अकेले नहीं हैं, मैं आपका बेटा हूं। अब उस घर में एक बहुत ही सुंदर और भरा पूरा परिवार बन चुका था और सब लोग एक साथ रहने लगे। जिया भी बहुत खुश थी और उसकी माँ भी बहुत खुश थी। आरव भी बहुत खुश था और उसका दोस्त वो भी बहुत खुश था। तो दोस्तों, ये थी जिया और आरव की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।